हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज द की टू सक्सेस इज टू फोकस ऑन द गोल्स एंड नॉट ऑन द ऑब्स्टिकल्स। यानी कि आपकी सफलता की चाबी क्या है कि आप अपने गोल्स की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दें, ना कि उसमें बीच में आने वाली अरे यार अगर मैं ये नहीं कर पाया तो, अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो, इंटरव्यू में मैं बोल नहीं पाया तो। इंटरव्यू बात की बात है, पहले प्री क्लियर करो, मेंस क्लियर करो, फिर इंटरव्यू की बात है, राइट। उस चीज़ को सोच के पहले ही परेशान हो जाओ। मेरे कई सारे फ्रेंड्स थे जो मुझे बोलते थे कि तेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तू इंग्लिश में जवाब दे सकती है, हमारी तो सबसे बड़ी अड़चन ही है कि हम इंग्लिश में बोल नहीं सकते। तो मैंने उनको बोला था कि देखो, तुम जितना कंप्लेनिंग करने में टाइम लगाते हो कि भाई तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है, हमारी इंग्लिश खराब है, इसलिए तुम्हारे पास अपर हैंड है, उतना तुम अपने जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम एरिया को दूर करने में क्यों नहीं टाइम लगाते। और हुआ भी ये, इंटरव्यू राउंड में जब हम पहुंचे तो एक बच्चे ने जवाब यही दे दिया कि सर हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। सर ने उनको बोला, जो इंटरव्यूअर्स थे उनने बोला कि भाई आप मुझे हिंदी में अपना मतलब, इसका आंसर आप मुझे हिंदी में दे के बताओ। ठीक है, आपकी इंग्लिश खराब है, मान लिया, आपको हिंदी में आंसर आता है, आप बोल सकते हो हिंदी में, आप जवाब दे सकते हो, हिंदी में दे दो जवाब। वो बंदा वहां पे भी नहीं बोल पाया कुछ भी, राइट। तो जो भी आपके अड़चने हैं, परेशानियां हैं, उनको एक बार साइड, अगर दूर कर सकते हो तो दूर कर दो, नहीं दूर कर सकते, ओवरकम नहीं कर सकते, तो आप उनको साइड में रखो और जो आपका गोल है, अगर उसके रास्ते में वो नहीं आ रही अड़चन, तो उस गोल की तरफ फोकस करो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज for SSC CGL 2024. Amendments to UP's anti-conversion law worsen its unconstitutional features। बोल रहे हैं यूपी में एक एंटी कन्वर्जन लॉ बनाया गया, ठीक है, उसमें कुछ अब अमेंडमेंट्स लाए गए हैं, अमेंडमेंट मतलब कुछ बदलाव लाए गए हैं। तो बोल रहे हैं कि ये उसका जो ऑलरेडी असंवैधानिक फीचर है इस एंटी कन्वर्जन लॉ का, असंवैधानिक जो फीचर है उसको और ज़्यादा खराब करते हैं, और ज़्यादा वर्स कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं। The amendments adopted by the Uttar Pradesh Assembly to make its regressive anti-conversion law, regressive क्या होता है, बड़ा ही backward, पीछे हटने वाला। तो बोल रहे हैं कि जो भी अमेंडमेंट्स उत्तर प्रदेश सरकार ने, असेंबली ने पारित करी हैं, किस चीज़ के लिए, जो उनका ऑलरेडी बड़ा ही पिछड़ा हुआ एंटी कन्वर्जन लॉ है, more stringent seems to have ease of its misuse as its principal aim। तो ऐसा लग रहा है कि जितना इसको और ज़्यादा कठोर बनाया गया, उतना ही ये इसके मिसयूज के लिए, जो कि इसका ऐसा लगता है कि इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो मिसयूज करना है, और इसको और ज़्यादा सुगम बनाया जा रहा है कि अब आप इस लॉ का और ज़्यादा मिसयूज कर सकते हैं। The original law, enacted in 2021, led to the registration of over 400 cases by 2023। बोल रहे हैं जो ओरिजिनल लॉ, जो कि 2021 में पारित किया गया था, लागू किया गया था, उस तब से लेके 2023 तक 400 केसेस रजिस्टर हो चुके हैं उसके अंतर्गत। द अमेंडमेंट्स सीक टू इंक्रीज जेल टर्म प्रिस्क्राइब्ड अंडर द उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2021। जो अमेंडमेंट्स हैं वो ऐसा मान लग रहा है कि उसका प्रयास है कि इसमें जेल टर्म, जेल की जो सज़ा का प्रावधान है वो बढ़ा दिया जाए उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2021 के अंतर्गत। ठीक है, यानी कि अब इसमें जेल सज़ा का जो प्रावधान, मान लो पहले 5 साल का था, 8 साल का था, वो बढ़ा दिया गया है। ठीक है, if minors, women, or certain communities were target of conversion through use of force, threat और coercion। बोल रहे हैं या तो फिर माइनर्स, जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, उनको अगर आप जोर ज़बरदस्ती से, डरा धमका के, या फिर महिलाओं को, या फिर कुछ खास समुदायों को, खास कम्युनिटीज़ को आप टारगेट कर रहे हैं कन्वर्जन के थ्रू, कैसे, बलपूर्वक, फोर्सफुली, थ्रेट से डरा के, कोर्जन से उनको जबरदस्ती करके। इट कुड एंटेल इम्प्रिजनमेंट अप टू 20 ईयर्स। तो अब इसमें आपको 20 साल तक की सजा हो सकती है, एंड इवन फॉर लाइफ, या फिर ताउम्र कैद की सजा भी हो सकती है। It also prescribes a stiff sentence and fine for receiving funds from foreign organizations for the purpose of unlawful conversion। बोल रहे हैं
इसमें और क्या किया है, बहुत ही कठोर सेंटेंस सजा बताई गई है और जुर्माना बताया गया है अगर आपको फॉरेन संस्थाओं द्वारा अनलॉफुल कन्वर्जन के पर्पस से अगर आपको पैसा मिलता है। मान लो मेरी कोई संस्था है, मैंने एक एनजीओ चला रखा है, नाम का एनजीओ है, लेकिन अंडरग्राउंड में काम क्या कर रहा है, मुझे फॉरेन फंडिंग मिलती है, बाहर से पैसा आता है, ठीक है, और उसके जरिए मैं ये कन्वर्जन, अनलॉफुल कन्वर्जन करवाती हूँ, ठीक है, जोर जबरदस्ती से, बहला फुसला के, डरा धमका के, कैसे भी करके मैं अनलॉफुल कन्वर्जन करवाती हूँ, तो मेरी संस्था और मेरे ऊपर भी केस हो सकता है, सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। A concerning feature is the introduction of stringent requirements for grant of bail that enhance the purported gravity of the offense। बोल रहे हैं जो इसमें सबसे ज़्यादा चिंताजनक जो एक फीचर है, चिंताजनक जो एक इसमें प्रावधान डाला गया है वो है कि भाई अगर आपको बेल चाहिए तो बेल के लिए भी आपको बहुत ही कठोर रिक्वायरमेंट्स का पालन करना पड़ेगा, बहुत ही कठोर उसमें नियम बना दिए गए हैं, उनका पालन करना पड़ेगा। अगर दैट एनहेंस, जो कि क्या करता है और ज़्यादा बढ़ा देता है कथित तौर पे इसकी इस जो भी ये ऑफेंस है, जो भी ये गुनाह है, इसकी गंभीरता को और ज़्यादा बढ़ा देता है। The amendment law states that a person accused under the act cannot be granted bail। जो बोल रहे हैं अमेंडमेंट लॉ आया है उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो इस लॉ के तहत दोषी, जिसके ऊपर आरोप भी लगता है, उसको बेल नहीं मिलेगी अनलेस द पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू अपोज इट। जब तक कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि जो अगेंस्ट में, उस व्यक्ति के अगेंस्ट में केस लड़ रहा हो, उसको क्या मिले, एक मौका ना मिले कि भाई वो उसकी बेल पिटिशन को अपोज कर सके, तब तक उसको बेल नहीं मिलेगी। एंड दैट देयर शुड बी रीजन टू बिलीव दैट एक्यूज इज नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस। और एक कारण होना चाहिए ये मानने का कि भाई जिसके ऊपर आरोप लगा है वो वाकई में कल्प्रिट नहीं है, इस अपराध का दोषी नहीं है। तो देखो अपराध का दोषी तो तभी पता चल सकता है जब केस चलेगा और केस में कुछ तथ्य सामने आएंगे तभी पता चलेगा, लेकिन तब तक वो बंदा जेल में रहेगा। ये तो बड़ी ही गलत बात है ना कि भाई अगर मान लो किसी ने, जैसे कि महिलाएं, जो महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए लॉज बने थे उनका मिसयूज हो रहा है, ठीक है, कई पुरुषों के ऊपर गलत आरोप और दहेज उत्पीड़न के आरोप लगाए गए उनसे छुटकारा पाने के चक्कर में, और फिर उसके बाद में कई कई सालों के केस चलने के बाद में पता चलता है कि बंदा तो बेचारा बेगुनाह था। तो अगर सेम चीज यहाँ पे हो, 20 साल उसको जेल में निकलने के बाद पता चले कि वो बंदा बेचारा बेगुनाह था, तो फिर उसकी बेगुनाही का अब क्या फायदा, उसके परिवार को जिल्लत सहनी पड़ी, उसको जिल्लत सहनी पड़ी, है ना। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे चिंताजनक है, राइटर ऐसा बोल रहे हैं। एंड इज अनलाइकली टू रिपीट इट वाइल आउट ऑन बेल। और जब वो बाहर बेल पे होगा तो वो इस गलती को दोहराएगा नहीं, ठीक है, ये उनको बिलीव करने का कारण होना चाहिए, तभी उसको बेल मिलेगी। द सेक्शन इज सिमिलर टू द बेल डिनाइंग प्रोविजंस इन एनडीपीएस एक्ट एंड पीएमएलए। बोल रहे हैं ये जो सेक्शन है ये सेम उसी बेल डिनाइंग, बेल को मना करने वाले प्रावधान की तरह है जो कि एनडीपीएस एक्ट में भी लगता है और पीएमएलए में भी लगता है। Another new feature by which anyone can file a complaint against supposedly forcible or fraudulent conversions। बोल रहे हैं जो एक और प्रावधान है नया इसमें, जिसमें कि कोई भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है कि भाई कथित तौर पे फोर्सफुली या फिर जाली तौर पे कन्वर्जन कराया जा रहा है, इज रिप्रिहेंसिबल, यानी कि ये क्या है, बहुत ही निंदनीय है। As it gives communal organizations and sundry busybodies to get those opting for or supporting on an interfaith marriage arrested। क्यों है ये निंदनीय, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसे धार्मिक संगठन हो या फिर सन्ड्री मतलब बहुत अलग अलग प्रकार के busybodies मतलब दखल देने वाले गुट हो जो कि इंटरफेथ मैरिजेस के विरोध में हो, उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, वो इस प्रावधान का इस्तेमाल करके लोगों को अरेस्ट करवा सकते हैं, राइट। अर्लियर ओनली एन एग्रीव्ड पर्सन, पहले प्रावधान क्या था कि जो पीड़ित है केवल वही या फिर पीड़ित का कोई क्लोज फैमिली मेंबर ही कंप्लेंट फाइल कर सकता था। दैट इज
द विक्टिम और अ क्लोज फैमिली मेंबर कुड फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट अनलॉफुल कन्वर्जन। पहले ये प्रावधान था कि केवल या तो पीड़ित या उसका कोई परिवार सदस्य ही अनलॉफुल कन्वर्जन की कंप्लेंट फाइल कर सकता था। The move to amend the provision is likely motivated by the fact that bail has been granted to many arrested under this act because the complainants were not aggrieved parties in those cases। बोल रहे हैं ये लगता है कि ये जो कदम आया है, इस प्रावधान को चेंज करने का जो कदम आया है वो इसलिए आया है, इस तथ्य के बाद में आया है कि बहुत सारे जो केसेस इस एक्ट के अंदर में किए गए उनमें कंप्लेन करने वाले जो थे वो पीड़ित पार्टीज नहीं थे, वो ऐसे ही दखल देने वाले या जो सो कॉल्ड अपने आप को कहने वाले कि भाई हम समाज सेवी हैं, वैसे समाज सेवकों ने कंप्लेन फाइल करी थी। इसलिए उन केसेस में बेल ग्रांट कर दी गई कि भाई कंप्लेनेंट जो है वो पीड़ित नहीं है, पीड़ित ने कंप्लेन नहीं करी है। तो देखो जाहिर सी बात है कि मेरी अगर किसी के साथ में पर्सनल दुश्मनी हो और मैं इंटरफेथ मैरिज करना चाहूँ और सामने वाला जो व्यक्ति है वो अपना धर्म परिवर्तित करना चाहे मेरे लिए, तो जो मेरा दुश्मन होएगा वो मेरे ऊपर केस कर सकता है कि अरे अच्छा तू खुश कैसे हो रही है, देखो मैं खुश नहीं होने दूंगा। तो फिर मेरे ऊपर केस कर देगा, पता है कि मैं 20 साल के लिए अंदर जाऊंगी। और फिर जो मेरे क्योंकि जो सामने व्यक्ति था अब वो पीड़ित नहीं था और उसने केस किया नहीं, पर अब इसमें प्रावधान ये डाल दिया कि कोई भी केस कर सकता है और उसको वो एक्ट करेंगे। और मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि मैं ये साबित करूं कि मैं भी कल्प्रिट नहीं हूं, मुजरिम नहीं हूं। पहले क्या होता था कि जिम्मेदारी कानून की होती थी कि वो जो भी ऑपोजिशन में है वो साबित करे कि अगला बंदा कल्प्रिट है, लेकिन अब ये डाल दिया गया है कि मुझे साबित करना है कि मैं कल्प्रिट नहीं, ठीक है, मैं मुजरिम नहीं हूँ, मुझे ये साबित करना है मुझे। और मुझे बेल भी नहीं मिलेगी। तो उसने तो अपनी दुश्मनी निकाल दी, लेकिन मैंने क्या किया था, कुछ नहीं, मैं गई जेल के अंदर। The idea of giving more teeth to the law is rooted in the claim that the cases of forced conversions are on the rise in state। बोल रहे हैं ये जो विचार है कि इस कानून को मोर टीथ देना मतलब कि और ज़्यादा मजबूत बनाना और ज़्यादा ताकतवर बनाना इस कानून को, ये आइडिया का इसकी जड़ें कहाँ से हैं, उस क्लेम के ऊपर, उस दावे के ऊपर कि भाई यू उत्तर प्रदेश के स्टेट में फोर्स्ड कन्वर्शन के बहुत सारे केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं, इस दावे के अंदर में ये विचार निकल कर आता है। बट वेदर सच अ स्पाइक इज अ फैक्ट और अ रिजल्ट ऑफ वाइड spread misuse of the act against those opting for interfaith marriages is something to be studied। लेकिन क्या वाकई में ये तथ्य है, वाकई में ये फोर्स्ड कन्वर्जन बढ़ रहा है, या फिर ये जो दावे हैं ये केवल उस बहुत ज़्यादा फैली हुई भ्रांति के हैं कि इस एक्ट का इस्तेमाल किसी भी व्यक्ति जो इंटरफेथ मैरिज करना चाहता है उसके अगेंस्ट में किया जा रहा है, इसके अंदर छुपा हुआ है। इस बात की अभी जांच होना बाकी है, इसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी। द वैलिडिटी ऑफ द लॉ हैज़ ऑलवेज बीन इन डाउट। बोल रहे हैं इस लॉ की वैलिडिटी जो है वो हमेशा से शक के दायरे में थी, शंकाओं में घिरी हुई थी। In as much as it tries to criminalize interfaith marriages by treating conversion by marriage as one of the means of unlawful conversion। और in as much as मतलब क्योंकि, इसका मतलब है क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि इसमें इंटरफेथ मैरिज को भी क्रिमिनलाइज करने की कोशिश की गई है, ये कहते हुए कि इसमें कन्वर्जन बाय मैरिज का एक्ट हो रहा है, ठीक है, एज क्योंकि इसको भी अनलॉफुल कन्वर्जन के अंतर्गत ले आया गया है बाय डिक्लेयरिंग मैरिजेस फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्जन एज नल एंड वॉइड। और बोला गया कि जो भी इस तरीके की शादियां होंगी उनमें जो कन्वर्जन के लिए मैरिजेस होंगी उनको नल एंड वॉइड यानी कि उनको रद्द कर दिया जाएगा, वो शादी वैलिड ही नहीं मानी जाएगी। एंड मैंडेटिंग prior intimation to the authorities for those intending to change their religion। और जो कोई भी अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है उसको अथॉरिटीज को पहले ही जानकारी देनी होगी, प्रायर इंटीमेशन देना होगा। मतलब कि जैसे मान लो 40 दिन पहले, 50 दिन पहले आपको देना होगा कि मैं भाई अपना धर्म परिवर्तित करवाना चाहता हूँ। फिर वो लोग शायद हो सकता है आपके घर आए, पूछें कि क्यों करवा रहे हो, कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, कोई आपको दुख बरगला तो नहीं रहा, वो सारी जांच पड़ताल करेंगे। उसके बाद जाके आपको परमिशन या तो देंगे या नहीं देंगे, ठीक है।
द अमेंडमेंट्स वर्सन द मल्टीपल वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। पूरे इसमें जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं ये मल्टीपल उल्लंघन करते हैं हमारे मौलिक अधिकारों का, एंड बिट्रे अ मिडिवल माइंडेडनेस अनबिकमिंग ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शनिंग अंडर अ फॉरवर्ड लुकिंग कॉन्स्टिट्यूशन। बोल रहे हैं और ये बहुत ही पिछड़ी मानसिकता को दिखाता है, मध्यकालीन मानसिकता को दिखाता है। किसे? जो कि एक डेमोक्रेटिक सरकार जिसको कि आगे बढ़ने वाले संविधान के अंदर में काम करना चाहिए, वो अपनी पिछड़ी मानसिकता को दिखा रही है। ठीक है, ये बता रहा है। तो राइटर कह रहे हैं कि सही बात नहीं है, इससे जो सरकार है उसकी पिछड़ी मानसिकता सामने आती है। तो ये था पैसेज। उत्तर प्रदेश सरकार आजकल ज़्यादा ही चर्चाओं में बनी हुई है, कभी अपने अजीबोगरीब फरमानों को लेके, कभी किसी चीज़ को लेके। अब वो बनी हुई है खबरों में कि भाई उन्होंने एक अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन वाला एक प्रावधान था, उनका एक लॉ था, उसमें कुछ कठोर कदम ऐड किए हैं जिसमें कि लोगों को बेल भी नहीं मिलेगी, 20-20 साल की सजा हो जाएगी और बेल भी नहीं मिलेगी। उसके अलावा बीच में कोई भी पार्टी आके बोल सकती है कि भाई ये तो अनलॉफुल कन्वर्जन करवा रहे हैं, जिसमें जो पीड़ित है उसकी बात भी नहीं सुनी जाएगी। कोई भी धर्म के ठेकेदार जो बैठे हुए हैं वो उठ के आके बोल सकते हैं कि भाई ये तो गलत करवा रहे हैं। ठीक है। What can be inferred about the primary objective of the amendments to the उत्तर प्रदेश एंटी कन्वर्जन लॉ? बोल रहे हैं जो प्राइमरी मुख्य उद्देश्य था उत्तर प्रदेश के एंटी कन्वर्जन लॉ के अंदर लाने, अमेंडमेंट्स जो लाए गए हैं उनका, उसके बारे में हम क्या समझ सकते हैं। तो यहाँ पे to protect religious minorities from conversion through education and outreach programs incorrect है। ये करते तो शायद बहुत बेहतर होता, कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम्स या फिर लोगों तक पहुंच के उनको समझाया जाता कि इस तरीके से धर्म परिवर्तन ना करो अपना, तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन यहाँ पे बहुत ही गलत तरीके से और असंवैधानिक तरीके से लोगों को हरास करने की कोशिश की जा रही है। टू डेटर unlawful conversion by introducing harsher penalties and stricter legal procedure, कि भाई unlawful conversion को रोकने की कोशिश की जा रही है, ज़्यादा कठोर नियम बना के, कठोर पेनल्टीज लगा के, कठोर लीगल प्रोसीजर बना के। बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। According to the passage, what is a concerning feature of the amended anti-conversion law in उत्तर प्रदेश? बोल रहे हैं पैसेज के अनुसार एक चिंताजनक क्या इसका प्रावधान है जो उत्तर प्रदेश में अमेंडमेंट लाए गए एंटी कन्वर्जन लॉ के अंदर में, उसमें। तो इट मेंटेन्स डेथ पेनल्टी फॉर फोर्स कन्वर्शन। डेथ पेनल्टी तो नहीं है लेकिन कठोर बेल के नियम कठोर बना दिए गए हैं। इट इंट्रोड्यूसेस स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर द ग्रांट ऑफ बेल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। How does the passage describe the amendments to the anti-conversion law in Uttar Pradesh? पैसेज जो एंटी कन्वर्जन लॉ में अमेंडमेंट्स लाए गए हैं उत्तर प्रदेश में, उसको कैसे डिस्क्राइब करता है? एज रिग्रेसिव मेजर दैट वर्सन्स कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज। बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे ही बोला ना कि और ज़्यादा ये असंवैधानिक होता जा रहा है। पहले ही बहुत सारे लॉज को तोड़ रहा था, हमने संवैधानिक नियमों को तोड़ रहा था, अब और ज़्यादा जो इसमें स्ट्रिक्ट एक्शंस लाए गए हैं वो और ज़्यादा अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। In the context of passage, choose the word that is closest in meaning to reprehensible. तो reprehensible का मतलब होता है किसी के ऊपर blame, दोषारोपण करना। ठीक है। प्रेज वर्दी मतलब कि तारीफ के योग्य हो, ब्लेम वर्दी यानी कि दोषारोपण। इनऑफेंसिव मतलब होता है कि जो ज़्यादा आपको हार्म नहीं करता, ज़्यादा आपको क्षति नहीं पहुंचाता। एडमायरेबल एडमिरेबल भी बोल सकते हैं, एडमायरेबल भी बोल सकते हैं, यानी कि जो रिस्पेक्ट वगैरह देता हो कि आप इसकी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, आप इसको बहुत एडमायर कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी ब्लेम वर्दी इज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ रिप्रिहेंसिबल। सन्ड्री का मतलब होता है बहुत सारे, विविध, वेरियस। ठीक है, अलग अलग प्रकार के। तो इसका ऑपोजिट बताना है। यूनिफॉर्म जो एक समान हो, वेरियस अलग अलग प्रकार के, यूनिफॉर्म एक समान, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। डाइवर्स अलग अलग प्रकार के। मिसलेनियस में मतलब कुछ एक ऐसा चीज जिसमें बहुत सारी चीजों का मिश्रण हो। असॉर्टेड मतलब अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए यूनिफॉर्म इज करेक्ट।
द किलिंग ऑफ वन सिस्टर, देखो ये इतनी बड़ी घटना है कि इसके लिए एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बना दिया गया है। तो फर्स्ट है यूक्सोरिसाइड, इसका मतलब होता है अपनी पत्नी की हत्या करना। सोरोरिसाइड मतलब बहन की हत्या करना। रेजिसाइड मतलब कि राजा की हत्या करना। और पेरिसाइड मतलब कि अपने माता पिता किसी की हत्या करना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सोरोरिसाइड इज करेक्ट। Our principal looked disappointed when no one expressed the willingness to join the trip. हमने appropriate meaning का idiom बताना है, ठीक है। लुक डिसअपॉइंटेड, निराश दिखाई दे रहा था हमारा प्रिंसिपल जब किसी ने भी ट्रिप को ज्वाइन करने की इच्छा नहीं जाहिर की, ठीक है। पुल्ड अ लॉन्ग फेस मतलब निराश होना, बोलते नहीं यार वो तो इतना निराश हो गया था, उसका तो सारा चेहरा ही लटक गया था। तो वो चेहरा लटक जाना मतलब पुल्ड अ लॉन्ग फेस मतलब निराश हो जाना। ऑप्शन ए इज करेक्ट। हाई एंड ड्राई मतलब कि जिसको आपने छोड़ दिया हो या बहुत ही बेचारा सा असहाय सा। गेव अ सिंगल शॉट, किसी किसी में आपने किसी कोई काम में आपने एक बारी ट्राई किया, ठीक है। मेड अ कम बैक मतलब कोई आपने वापस किसी चीज को आने की कोशिश करी, वापस स्टडी करने की कोशिश करी, या फिर कोई आप जैसे टूर्नामेंट खेलते हैं तो उसमें बड़े टाइम से आप गायब थे, इंजरी के चलते आप गायब थे, फिर आप वापस आए टूर्नामेंट में, तो मेड अ कम बैक। ऑप्शन ए पुल्ड अ लॉन्ग फेस इज करेक्ट। Children should watch TV from distance as it will affect their eyesight. अब from a distance होता है, distance countable है, ठीक है। तो countable है, singular है, ये बताने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा, a distance. So TV from a distance is correct. Option D is correct. पैराजंबल का क्वेश्चन है, द कंसर्ट वॉज टू एक्सपेंसिव, जो कॉन्सर्ट था वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। टू वॉच हिज फेवरेट, अपने फेवरेट को देखने के लिए। हार्ड अर्न मनी ऑन, बहुत मेहनत से कमाया गया पैसा किसी चीज़ के ऊपर। टू वेस्ट हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स का, टू वेस्ट हिज पेरेंट्स हार्ड अर्न मनी। तो डी के बाद में सी आएगा, ये तो पता चल गया हमें। डी के बाद में यहाँ पे ई आ रहा है, सी पहले आ रहा है, डी के बाद में सी आ रहा है यहाँ पे, तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। आर्टिस्ट लाइव परफॉर्मेंस, आर्टिस्ट की लाइव परफॉर्मेंस। सो ही सैक्रिफाइस द चांस, उसने सैक्रिफाइस कर दिया, त्याग दिया एक चांस, ठीक है। अब क्योंकि कॉन्सर्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था कि वो अपने पेरेंट्स का मेहनत से कमाया गया पैसा वेस्ट करे किसके ऊपर, ऑन, सो ही सैक्रिफाइस द चांस टू वॉच हिज फेवरेट आर्टिस्ट लाइव परफॉर्मेंस। समझ में आ गया। तो अरेंजमेंट क्या बन रहा है, ऑप्शन ए फर्स्ट, डी सेकेंड, सी थर्ड, एफ फोर्थ, बी टू वॉच हिज फेवरेट फिफ्थ, और फिर ई लास्ट सिक्स्थ। सो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ए डी सी एफ बी ई इज करेक्ट। डेस्परेट, डेस्परेट मतलब बड़ा ही निराश, बड़ा ही दुखी, परेशान। एंटोनिम क्या हो जाएगा, फर्स्ट है स्लॉपिंग, स्लॉपिंग मतलब ढल, किसी चीज को ढालना, ठीक है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल इंक्लाइन करना। होपफुल, होपफुल मतलब उम्मीद, आशावान। ब्लीक, ब्लीक मतलब उदास। इराटिक, इराटिक मतलब अनियमित। तो यहाँ पे डेस्परेट मतलब उदास है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, निराश अगर है तो उम्मीद की किरण। ऑप्शन बी इज करेक्ट। My friend and their family members have gone to the beach 2 days ago. 2 दिन पहले वो गए थे। कौन गए थे, मेरे फ्रेंड्स और उसके फैमिली मेंबर्स। तो हैव गॉन की बजाय क्या आ जाएगा, टास्क कंप्लीट हो चुका है, पास्ट में गए थे, टास्क कंप्लीट हो चुका है, एक्शन जो है वो कंप्लीटेड है। एक्शन कंप्लीटेड है तो पास्ट सिंपल टेंस में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स वेंट टू द बीच 2 days ago, ठीक है। हैव गॉन की बजाय क्या आएगा, वेंट टू। ऑप्शन ए में एरर है। राकेश अपॉइंटेड 3 मैनेजर्स, राकेश ने 3 मैनेजर्स अपॉइंट करे, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। राकेश अपॉइंटेड, उसने अपॉइंट किए, मतलब वो टास्क ये भी कंप्लीट हो चुका है। 3 मैनेजर्स, तो 3 मैनेजर्स अपॉइंट करे। अब 3 मैनेजर्स प्लूरल है, ये क्या है हमारा, अब बन जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, किसके द्वारा किए गए, बाय राकेश, क्या किए गए, अपॉइंट। 3 मैनेजर्स वर अपॉइंटेड, वर बींग अपॉइंटेड नहीं आएगा, वर अपॉइंटेड, टास्क कंप्लीट है, ठीक है। 3 मैनेजर्स वर अपॉइंटेड बाय राकेश, ऑप्शन बी इज करेक्ट। I know you have been really busy with your work,
बट कैन यू जस्ट गिव मी अ फ्यू मिनट्स। यहाँ पे अप्रोप्रिएट मीन इडियम देना है रियली बिजी के लिए। रियली बिजी मतलब बहुत ज़्यादा बिजी है वो, तो क्या बोलेंगे, स्नोड अंडर, यानी कि काम में डूबा। जम्प्ड ऑन द बैंड वैगन, इसका मतलब होता है किसी ऐसी चीज के समर्थन में शामिल हो जाना जो बहुत ज्यादा फैशनेबल है। ठीक है, तो जम्प्ड ऑन द बैंड वैगन। ऑन क्लाउड नाइन, बहुत ज्यादा उत्साहित, बहुत ज्यादा खुश। स्नोड अंडर, बहुत ज्यादा बिजी। थ्रू थिक एंड थिन, किसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, उसमें से निकलना। ठीक है, सो ऑप्शन सी स्नोड अंडर इज करेक्ट। एन एक्ट ऑफ कॉपिंग द बिहेवियर और स्पीच ऑफ अदर, किसी दूसरे व्यक्ति का या तो बर्ताव या उसकी भाषा शैली, कुछ किसी भी चीज को कॉपी करने की अगर प्रयास किया जाता है, उसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या किया जाएगा, पैरोडी। पैरोडी मतलब होता है विडंबना। ठीक है, पिडेंट्री, पिडेंट्री का मतलब होता है बहुत ज्यादा इन डिटेल नॉलेज किसी चीज का। ओरेटरी मतलब वाचकला, और मिमिक्री मतलब किसी की एक्टिंग करना, किसी की नकल करना। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। She said, I'm going to Delhi to attend my friend's marriage. उसने कहा कि वो दिल्ली जा रही है अपने फ्रेंड की मैरिज अटेंड करने के लिए। इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। शी सेड, अब देखो आई एम, इस टाइम पे वो जा रही है, लेकिन अब वो रिपोर्टेड स्पीच में आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आएगा, तो क्या हो जाएगा, शी सेड शी वॉज गोइंग, उस टाइम पे जा रही थी। जब वो जिस टाइम पे उसने ये बात कही, उस टाइम पे वो जा रही थी। कहाँ जा रही थी, दिल्ली जा रही थी। टू अटेंड माई की जगह क्या आ जाएगा, हर फ्रेंड्स मैरिज। She said that she was going to Delhi to attend her friend's marriage. Option A is correct. हमें एक ऐसा सेंटेंस चूज करना है जिसमें स्पेलिंग एरर है। His presence in the party was unexpected. उसका आगमन पार्टी में बड़ा ही ना उम्मीद था, मतलब किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो आएगा पार्टी में, तो इसमें कोई स्पेलिंग एरर नहीं है, करेक्ट है। द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड टुमारो, कोई एरर नहीं है। आई शैल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू यू, ग्रेटफुल की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। GRATEFUL, ये होते हैं ग्रेटफुल के स्पेलिंग। ऑप्शन सी इज करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे ग्रेटफुल की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। आई कांट बिलीव यू करेक्ट है पूरे स्पेलिंग। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है। सबसे पहले है प्रेक्ल्यूड। प्रेक्ल्यूड का मतलब होता है कि कुछ होने से टाल देना, कुछ होने से बचा लेना, यानी कि कुछ आप करने जा रहे हो लेकिन आपका भाई बहन कोई भी है वो बीच में अड़चन डाले, वो नहीं चाहता कि आप ये काम करें, तो वो आपको रोक देगा। एथ्रियलिटी, एथ्रियलिटी का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा नाजुक और ऐसा माना जाने वाला कि ये इस दुनिया का है ही नहीं। क्रिप्टिक, क्रिप्टिक मतलब बड़ा ही विचित्र। एलोक्यूशन, एलोक्यूशन की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। एलोक्यूशन का मतलब होता है बहुत ज्यादा बोलने में सक्षम, बहुत एक्सप्रेसिव, जो ओरेटरी बोला जाता है ना, वो होता है एलोक्यूशन। तो यहाँ पे ELOCUTION, एलोक्यूशन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। पैराजंबल का क्वेश्चन है अगेन। लीप्ड इनटू वाटर, पानी में गया। शिप टच द शोर, जैसे ही शिप ने शोर टच करा। एज सून एज दी, जैसे ही। अ सोल्जर ऑफ 10th लेगन, 10th लेगन 10वीं बटालियन जैसे हो गया। लेगन मतलब टुकड़ी, तो 10वीं टुकड़ी का एक सोल्जर था। अब बटालियन मान लो आप, जिसे फौज में बोल जाते हैं कि 10वीं बटालियन या 14वीं शस्त्र राइफल, ऐसे करके अलग अलग नाम होते हैं। तो वैसे ही एक टुकड़ी थी, उसका एक सोल्जर जैसे ही एज सून एज द शिप टच द शोर लीप्ड इनटू वाटर, वो पानी में कूद गया। तो डी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। अ सोल्जर ऑफ 10th लेजन लीप्ड इनटू वाटर as soon as the ship touched the shore। ठीक है, तो अरेंजमेंट क्या बन रहा है, DACB, DACB, ऑप्शन डी इज करेक्ट। The wild elephant will be captured and left in the forest। will किया जाएगा, फ्यूचर में किया जाएगा, ठीक है। तो they will capture the wild elephant and leave it in the forest। we had captured, हमने किया नहीं, हम करेंगे। The wild elephant would be captured, would नहीं किया जाएगा। They will capture the wild elephant and leave it in the forest। Option C is correct।
द फ्लाइट इज कैरिंग रिलीफ मटेरियल, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। रिलीफ मटेरियल क्या है, मौजन जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट है, कैरी करना हमारा वर्ब है, द फ्लाइट हमारा सब्जेक्ट है। तो द रिलीफ मटेरियल, मटेरियल है, सिंगुलर आ जाएगा, इज कैरिंग, बीइंग कैरिड बाय द फ्लाइट। The relief material is being carried by the flight. Option D is correct. L.M. Thapar made important contribution to ASSO CHAM. बोल रहे हैं एल.एम. थापर ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है ASSO CHAM को, डैश इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड एंड कमर्स इन इंडिया। तो किसके शब्दों में, किसकी वजह से, कैसे किया है, विच डैश, उस जिसने कुछ किया, उन्होंने जितना कंट्रीब्यूशन किया ASSO CHAM को, उसने कुछ किया हिंदुस्तान के ट्रेड और कमर्स के हित में। ही वॉज डैश अ गुड लाइफ एंड वॉज नोन फॉर बींग चार्मिंग एंड पॉलिश्ड। ही वॉज डैश, वो बहुत ज़्यादा डैश थे, अच्छे जीवन के, और उनको जाना जाता था बहुत ही खुशनुमा और पॉलिश पर्सनैलिटी के तौर पे, ठीक है। ही वॉज पॉलिश मतलब बहुत ही सभ्य। ही वॉज एन एविड आर्ट कलेक्टर, वो बहुत ज़्यादा कीन जिज्ञासु आर्ट कलेक्टर थे, विद एंड डैश पर्सनल गैलरी ऑफ सम ऑफ द फाइनेस्ट वर्क्स ऑफ आर्ट। और उनके पास में खुद की उनकी पर्सनल गैलरी थी, जहाँ पे उन्होंने बहुत उम्दा, फाइनेस्ट, सबसे नायाब आर्ट वर्क रखे हुए थे, ठीक है। The soft gentleman with an impeccable English accent, बड़ा ही पोलाइट, बड़ा ही सभ्य जो ये जेंटलमैन थे, जिनके पास में इम्पेकेबल इंग्लिश एक्सेंट था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड का उनका इंग्लिश एक्सेंट था। वेरी ब्रिटिश पर्सोना, उनकी पर्सनैलिटी बड़ी ही ब्रिटिश लाइक थी। इंजॉयड इंडियन क्लासिकल वोकल म्यूजिक, लेकिन उनको इंडियन क्लासिकल वोकल म्यूजिक बहुत पसंद था। एंड लव्ड गेटिंग अ क्राउड टुगेदर फॉर अ परफॉर्मेंस, और वो पूरी भीड़ इकट्ठी करना बहुत अच्छा लगता था उनको, कि बहुत सारे लोग परफॉर्मेंस देखे चल के। हिज डैश पर्सनैलिटी, उनकी किस तरह की पर्सनैलिटी, हिज जेनरोसिटी एंड हिज एनकरेजमेंट ऑफ यंग टैलेंट इज रिमेंबर्ड। अब पॉजिटिव वर्ड्स बोले गए हैं, जेनरोसिटी बोला गया है, एनकरेजमेंट बोला गया, तो यहाँ पर भी अच्छी पर्सनैलिटी के बारे में बात किया होगा, अच्छा ट्रेट ही बताया होगा पर्सनैलिटी का, ठीक है। तो ये यंग टैलेंट को इनकरेज करने का जो उनका पर्सनालिटी था, डैश, उसको याद करते हैं डैश बाय हिज फ्रेंड्स, उनके दोस्तों द्वारा, फैमिली द्वारा, और एडमायरर्स, उनके प्रशंसकों द्वारा। L.M. Thapar made important contributions to ASSOCHAM which dash the interest of trade. डेवलप्ड मतलब पैदा करना, किसी चीज़ का उपज करना, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड में इंटरेस्ट डेवलप नहीं किया इंडियन कॉमर्स के लिए। डिमोटेड मतलब नीचे गिराना। डिज़ाइन मतलब किसी तरीके का तैयारी करना। प्रमोटेड मतलब आगे प्रोत्साहन देना, तो यहाँ पे प्रमोशन हुआ ना, विच प्रमोटेड द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड एंड कमर्स इन इंडिया। He was dash a good life and was known for being charming and polished. He was want a good life, want of a good life, fond of मतलब बड़ा ही चाहत थी उनको, तो वो चाहते थे एक अच्छा जीवन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, उनकी अच्छा जीवन जीने की चाहत थी, और उनकी चार्मिंग और बड़ी पॉलिश्ड पर्सनालिटी थी। ही वॉज एन एविड आर्ट कलेक्टर, वो बड़े ही उत्साही आर्ट कलेक्टर थे, विद एन डैश पर्सनल गैलरी। रेगुलर मतलब जो सबके पास है, सामान्य है। ऑर्डिनरी आम सी। इम्प्रेसिव मतलब बड़ी ही बहुत ज़्यादा प्रभावशाली। और रूटीन मतलब जो आम तौर पे करते हैं हम। सो ऑप्शन सी इम्प्रेसिव आर्ट, पर्सनल गैलरी थी उनकी आर्ट की, ठीक है। हिज डैश पर्सनैलिटी, वर्कहोलिक मतलब काम करने लायक, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, काम करता है। विवेशियस मतलब बहुत ही एनर्जी वाली, बहुत ही खुश मिजाज, एक्साइटेड। हेजिटेंट मतलब झिझक वाली। डल मतलब सुस्त सी, ढीली ढाली सी। तो उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी, क्योंकि आगे वर्ड बोला है उनकी जेनरोसिटी, उनके इनकरेजमेंट के बारे में। तो ऑप्शन बी विवेशियस इज करेक्ट। Of young talent is remembered dash by his friends, family and admirers. Is remembered dash sometimes, कभी कभार याद किए जाते हैं। fondly मतलब बहुत ज़्यादा उनको
जब याद करते हैं तब उनके बारे में बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, खुशी की फीलिंग आती है, उनसे प्रेम भाव से उनको याद करते हैं। इवेंचुअली इवेंचुअली मतलब अंततः, नेवर कभी नहीं। तो जब उनको फ्रेंड्स वगैरह सब याद करते हैं तो उनकी अच्छी पर्सनैलिटी तो फॉन्डली याद करेंगे, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।